तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज लेकर आए हैं आपके लिए सीपीसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारी सिविल प्रक्रिया संहिता है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिक्री से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिक्री? डिक्री के बारे में बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, इसको अच्छे समझेंगे और आवाज़ से आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, दूर हो जाएगी। डिक्री की परिभाषा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के सब क्लॉज 2 में दी गई है। जो हमारी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है, इसमें सेक्शन 2 के सब क्लॉज 2 में दी गई है इसकी परिभाषा कि डिक्री क्या होती है। समान रूप से डिक्री किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति, फॉर्मल एक्सप्रेशन है। देखिए यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट है। सक्षम न्यायालय होना चाहिए, किसी भी वाद में वही न्यायालय डिक्री देगा जो उस वाद को सुनने के लिए सक्षम हो। ठीक है, तो निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, जिसके अंतर्गत न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत वाद में, जो न्यायालय के सामने एक वाद लाया जाता है पक्षों द्वारा, वाद में सभी या किन्हीं वादग्रस्त विषयों के संबंध में वाद के पक्षकारों के अधिकारों को निश्चयात्मक रूप से निर्धारित करता है। देखो यहाँ पर समझने वाली बात है, वाद के किसी विषयों पर या वाद के सभी विषयों पर राइट डिटरमाइन करना। कि एक वाद में 3-4 चीज़ें हुई, तो उसमें उन्होंने ये कह रहे हैं कि या तो सभी में किसी का राइट डिटरमाइन करना कि भाई ये चीज़ आपकी है, राइट डिटरमाइन कर दिया। देखो जैसे कि आपके घर में रहने का आपका राइट है, दूसरा तो कोई ले नहीं सकता। ले सकता है क्या? नहीं ना। तो वही न्यायालय बताता है कि आपके, अच्छा नॉर्मली एक क्वेश्चन है कि जैसे कि आपका घर है, अब कोई आ जाएगा बाहर के कि हमारा घर है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। आप कहेंगे कि इसमें हमारा राइट है, हमारा अधिकार है, हमारे नाम पर है। कि अगर वैसे ही ऐसा ही होता है, वाद गया तो कोर्ट ने डिटरमाइन किया कि भाई ये आपका राइट है यहाँ पर, तो कोर्ट जिस पक्षकार के अधिकार में राइट डिटरमाइन कर देते हैं कि भाई ये आपका है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिक्री बोलेंगे। या तो प्रारंभिक हो सकती है या अंतिम हो सकती है। इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे। आप इतना पहले समझ लिए डिक्री क्या है। डिक्री में किसी पार्टी, कोई 2 पार्टी वाद लेकर आई, उसमें से एक पार्टी का राइट डिटरमाइन कर दिया गया, राइट बता दिया कि ये इनकी है, तो उनके प्रति क्या हो गई? एक डिक्री पारित कर दी गई। डिक्री क्या होती है? एक फॉर्मल एक्सप्रेशन में होती है डिक्री, ठीक है, औपचारिक अभिव्यक्ति में। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, 2 लोग विवाद लेकर आए, कोर्ट ने एक के पक्ष में डिक्री कर दी, उसका राइट बता दिया कि ये चीज़ इनकी है। ठीक है, ए बी दोनों एक वाद लेकर आए, कोर्ट ने बता दिया कि ये जो ज़मीन है ये ए की है, क्योंकि एक के बाबा ने दी थी, एक के पापा ने दी थी। ठीक है, आप ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो कोर्ट ने बता दिया कि ए को दे दो, तो ए के प्रति कोर्ट ने क्या कर दिया? डिक्री पारित कर दिया। यही होता है नॉर्मल से। इतना आप समझ गए होंगे डिक्री के बारे में। चलते हैं, ये धारा 2 के सब क्लॉज 2 में दे रखी है। अब देखो इसमें दे रखा है प्रारंभिक आज्ञप्ति को समझाइए। देखो आज्ञप्ति को ही इंग्लिश में हम लोग डिक्री बोलते हैं, हिंदी में आज्ञप्ति बोलते हैं। ठीक, इसी वजह से हम दोनों लैंग्वेज लिख देते हैं, हिंदी और इंग्लिश में, क्या आप समझ पाएँ, आपको दिक्कत ना हो। एक्सप्लेन प्रीलिमिनरी डिक्री। प्रारंभिक आज्ञप्ति सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के सब क्लॉज 2 के अनुसार प्रारंभिक डिक्री वह होती है जब वाद के पूर्ण रूप से निपटा दिए जाने से पूर्व आगे और कार्यवाही की जाती है। देखो आप इस वर्ड के लैंग्वेज से ही पता चल रहा है कि ये पहले आया होगा, प्रारंभिक डिक्री। ठीक है, तो यही इसका मतलब है कि कोई वाद चल रहा है, ठीक है, वाद पूर्ण रूप से निपटारा नहीं हुआ है, अभी उसका कार्रवाई अभी बाकी है, उसके बीच में जो डिक्री आती है उसे प्रारंभिक डिक्री बोलते हैं। प्रारंभिक डिक्री के माध्यम से न्यायालय वाद में विवादग्रस्त मामलों में कुछ एक के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों को निर्धारित करता है। कि अभी पूरा नहीं बताया, कुछ के संबंध में कोर्ट ने प्रारंभिक डिक्री पारित कर दी।
परंतु ऐसा करने से वाद का पूर्ण रूप से निपटारा नहीं हो जाता। प्रारंभिक डिग्री आने से इसका मतलब नहीं कि आप पूर्ण रूप से निपटारा हो गया, नहीं। प्रारंभिक डिग्री प्राप्त किए जाने पर न्यायालय का कार्य समाप्त नहीं हो जाता, परंतु वाद में अगली कार्रवाई करनी शेष रह जाती है। अच्छा चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों ए और बी जैसे दो भाई हैं, उनकी मतलब कि हर जैसे कि दिल्ली में कुछ प्रॉपर्टी हैं और हर सिटी डिफरेंट सिटी में, कुछ कलकत्ता में प्रॉपर्टी है, उनके पिताजी ने बना रखी प्रॉपर्टी। जैसे कि बंटवारा के लिए वाद दायर किया उन्होंने कि हमें बंटवारा करना है, तो कोर्ट ने क्या किया, पहले एक प्रारंभिक डिग्री पारित की दोनों के बीच में कि आप लोगों को आधा आधा हिस्सा मिलेगा, ठीक है। या तीन भाई हैं, तीन भाई ने, तो उन्होंने जो वो डिवाइडेशन किया कि आपको आधा आधा हिस्सा मिलेगा या 1/2 1/3 जितना भी हिस्सा मिलेगा जिसको, क्योंकि पिताजी ने शायद विल के अनुसार सबको प्रॉपर्टी बांट दी हो या कुछ भी, फॉर एग्जांपल समझो। तो उन्होंने जो पहली डिग्री पारित की कोर्ट ने, तो उसमें उनका राइट डिटरमाइन कर दिया, इतना इतना पार्ट मिलेगा आपको, इतना इतना हिस्सा मिलेगा, ठीक है। दो भाई हों, तीन भाई हों, जितने भी हों। तब उसके बाद ये तो प्रारंभिक हो गई, लेकिन जो फाइनल डिग्री आएगी वो ये बताएगी कौन सी ज़मीन किसको मिलेगी। ये भी कोर्ट ही डिसाइड करेगा, क्योंकि आप बंटवारा करने के लिए गए हैं, ठीक है, कोर्ट के पास। तो जो लास्ट फाइनल डिग्री आएगी वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये वाली आपको मिलेगी, ये वाली इनको मिलेगी, ये वाली इनको मिलेगी, ठीक है। तो ये फाइनल डिग्री हो गई। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं कि किसी भी विवाद में प्रारंभिक डिग्री आए, किसी किसी में डायरेक्ट फाइनली आती है और किसी किसी में प्रारंभिक आ सकती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन है कि डिक्री के आवश्यक तत्व क्या है। व्हाट इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिक्री। जो आज्ञप्ति होती है उसके आवश्यक तत्व क्या है, आइए समझते हैं। डिक्री के आवश्यक तत्व, डिक्री की परिभाषा से निम्न आवश्यक तत्व सामने आते हैं। कौन कौन से। पहला है डिक्री न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है, जो फॉर्मल एक्सप्रेशन है वो न्याय निर्णय की है डिक्री, ठीक है। कोर्ट द्वारा फॉर्मल एक्सप्रेशन दिया जाता है ना। तो न्याय निर्णय न्यायालय द्वारा किसी वाद में होना चाहिए। वो जो न्याय कर रहे हैं वो न्यायालय करे, न्यायालय द्वारा ही किया जाना चाहिए न्याय निर्णय। उसके बाद वाद में विवादास्पद सब या कुछ विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण। जो पक्षों द्वारा वाद लाया जाएगा उस वाद के जो विवादित पद होंगे, जो विवाद होंगे, उनमें सभी में या कुछ विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण कोर्ट राइट डिटरमाइन करता है, ठीक है, कि इसमें आपका अधिकार है, आपके राइट हैं, ठीक है। न्याय निर्णय का निश्चायक होना कि जो भी न्याय किया गया है वो निश्चित है, सही तरीके से किया गया है। ये हमारे डिक्री के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है क्या निम्न मामलों में न्यायालय द्वारा किया गया फैसला डिक्री माना जाएगा। वेदर द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट विल अमाउंट टू डिक्री इन फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से। या वाद पत्र की नामंजूरी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या डिक्री मानी जाएगी। ये चूक के लिए खारिजी डिसमिसल ऑफ सूट फॉर ओमिशन सब डिक्री मानी जाएंगी या नहीं। आइए समझते हैं दोस्तों। वाद पत्र की नामंजूरी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो होता है, सिविल प्रक्रिया की संहिता की धारा 2 के सब क्लॉज 2 में दी गई आज्ञप्ति की परिभाषा में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी वाद पत्र की नामंजूरी अस्वीकृति एक आज्ञप्ति समझी जाएगी। एक वाद पत्र निम्न आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है कि अगर कोई वाद पत्र आपने किया, ठीक है, और वाद पत्र दायर किया और उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया, तो वो एक डिक्री समझी जाएगी, ठीक है। आइए समझते हैं कि एक वाद पत्र किन आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है। ये तो समझ लिया कि जो अस्वीकृत किए जाएंगे वो डिक्री मानी जाएंगी, लेकिन किस आधार पर अस्वीकृत किया जाएगा तो वो डिक्री मानी जाएगी, ये नीचे दे रखे हैं। आइए समझते हैं दोस्तों। पहला है अतिरिक्त न्यायालय शुल्क भुगतान करने में असफल रहने पर, कि अगर आपने जो न्यायालय का शुल्क था उसमें आप असफल रहे। वाद कारण के अभाव में प्रतिवादियों में से कुछ को मुक्त करने का आदेश, कि जो वाद कारण था उसका अभाव था, वहाँ पर था ही नहीं, कोई वाद कारण ही है इसमें, ठीक है, बिना वाद कारण के। पूर्वबंध
फॉरक्लोजर की अंतिम आज्ञप्ति को अस्वीकृत करने का आदेश, स्टाम्प शुल्क के अभाव में वाद पत्र को अस्वीकृत करने का आदेश, कि जो स्टाम्प पत्र का शुल्क था आपने उसको नहीं दिया तो वाद पत्र को अस्वीकृत कर दिया गया, आदेश दे दिया गया। विवरण ना पेश करने पर प्रतिवादियों को मुक्त करने का आदेश, कि आपने विवरण नहीं पेश किया, इस वजह से प्रतिवादी को मुक्त कर दिया गया। अपीली न्यायालय द्वारा निचले न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अभाव में दिए गए निर्णय को निरस्त करने का आदेश। जो अपीली न्यायालय होते हैं हाई कोर्ट, वो निचली अदालत ने क्षेत्राधिकार के अभाव बाहर जाकर काम कर दिया तो उसको निर्णय को निरस्त कर देने का आदेश भी डिक्री मानी जाती है। एक विवादक को निपटाकर किन्हीं अन्य विवादक को निपटाने हेतु निचली अदालत को वापस करने का आदेश, किसी वाद के उपशमन का आदेश, किसी आज्ञप्ति के निष्पादन को रोकने का आदेश, किसी प्रति अपील को विराम करने का आदेश, अभिलेख पर वैध प्रतिनिधि लाने को अस्वीकृत करने का आदेश। ये जितने भी आदेश दिए गए हैं ये सभी भी डिक्री मानी जाएंगी, ठीक है, क्योंकि अस्वीकृत कर दिए जाएंगे तो ये डिक्री मानी जाएंगी। आइए नीचे समझते हैं। तो जो चूक के कारण वाद को निरस्त करने के आदेश, डिसमिसल ऑफ सूट ऑफ ओमिशन, अगर आपसे कोई चूक हो गई है तो क्या वो भी डिक्री मानी जाएगी। आइए समझते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के सब 2 के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार चूक के कारण वाद को निरस्त करने का आदेश आज्ञप्ति में शामिल नहीं होता। अगर आपसे कोई चूक हो गई है उसके कारण वाद आपका निरस्त हो गया है तो वो आज्ञप्ति में शामिल नहीं होगा, वो डिक्री में नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अगर आपसे कोई चूक हो गई है तो वो नहीं माना जाएगा। चूक वाद या अपील को आगे ना बढ़ने से हो सकती है या उपस्थित होने में भी चूक हो सकती है, ठीक है। कि अगर आपसे कोई चूक हो गई है किसी लेवल पे तो वो डिक्री नहीं मानी जाएगी वहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी हमने प्रारंभिक आज्ञप्ति उसको समझा था, लेकिन अब यहाँ पर समझ लेते हैं प्रारंभिक आज्ञप्ति एवं अंतिम आज्ञप्ति में अंतर करते हुए बताइए कि कोई आज्ञप्ति अंतिम कब बन जाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन से आपको पूरी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी जितना भी आपके डाउट थे। डिस्कस बिटवीन अ प्राइमरी डिग्री एंड अ फाइनल डिग्री स्टेट्स एज टू व्हेन अ डिग्री बिकम अ फाइनल डिग्री। आइए समझते हैं दोनों में अंतर। दोस्तों प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री में अंतर। प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री में निम्नलिखित अंतर किए जा सकते हैं। पहला क्या है अंतर? प्रारंभिक डिग्री में वाद पक्षकारों के सभी अधिकारों का विनिश्चय नहीं होता। मैंने क्या बताया था, जो प्रारंभिक डिग्री होती है वो पक्षकारों के अधिकारों में सभी अधिकारों का निश्चय नहीं करती, कुछ का 1-2 पॉइंट में प्रारंभिक डिग्री पारित होती है, वो जो सभी में पारित होती है तो अंतिम में हो जाती है। तो यही दे रखा है, विनिश्चय नहीं होता है बल्कि विवादक विषयों में से कुछ के संबंध में निर्णय होता है, ठीक है। जो विवादक विषय होते हैं उसमें कुछ के संबंध में निर्णय होता है, जबकि अंतिम डिग्री में पक्षकारों के संबंधित सभी विवादक पर निर्णय होता है। जो आपकी फाइनल डिग्री आती है उसमें सभी कोई मतलब विवाद बाकी नहीं रह जाते, सभी का निर्णय हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा क्या है, सभी मामलों में प्रारंभिक डिग्री प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। मैंने क्या बताया था कि हाँ सभी मामलों में, ऐसा नहीं कि हर एक वाद में प्रारंभिक डिग्री पारित की जाए, किंतु अंतिम डिग्री पारित करना सभी मामलों में आवश्यक है, लेकिन अंतिम डिग्री सभी में पारित होगी, ठीक है, जो लास्ट में होती है। तीसरा क्या है, प्रारंभिक डिग्री केवल ऐसे मामलों में ही पारित की जा सकती है जिनके बारे में संहिता में उपबंध किया गया है, जैसे आदेश 20, नियम 12, 13, 14, 15। जो प्रारंभिक डिग्री पारित होती है तो जो आदेश 20 है उसके नियम जो 12, 13, 14, 15, 16 दे रखे हैं उनमें पारित होती है। अंतिम डिग्री पारित करने के लिए ऐसी कोई शर्त विहित नहीं है, लेकिन जो प्रारंभिक डिग्री पारित करने वाली संहिता में दे रखे हैं आदेश 20, नियम 12, 13, 14, 15, 16, इस पर आप देख सकते हैं, ठीक। प्रारंभिक डिग्री पारित हो जाने के बाद भी मामले के पूर्ण रूप से निस्तारण हेतु अंतिम डिग्री पारित होना आवश्यक है। कि मतलब जो प्रारंभिक डिग्री पारित हो जाती है उसके बाद भी जब तक अंतिम डिग्री पारित नहीं होगी मामला पूरा सेटल नहीं होगा, जबकि अंतिम डिग्री पारित हो जाने के बाद प्रारंभिक डिग्री पारित नहीं की जा सकती।
प्रारंभिक डिग्री पारित हुई है, उसके बाद अंतिम डिग्री पारित होना निश्चय है, लेकिन अंतिम डिग्री पारित हो गई है, उसके बाद प्रारंभिक डिग्री पारित नहीं होगी। आप समझ गए होंगे, इतना आप समझ गए होंगे। इसमें बेसिक से अंतर अब ये है कि अब ये जो इम्पोर्टेंट है, कोई अज्ञप्ति अंतिम अज्ञप्ति कब बन जाती है, कि कोई डिग्री अंतिम डिग्री कब बन जाती है। निम्नलिखित दशाओं में कोई अज्ञप्ति अंतिम अज्ञप्ति बन जाती है। कौन कौन सी दशा होती हैं? पहली, जब वह किसी मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित की गई हो और वह उस मामले का पूर्ण रूप से और अंतिम रूप से निपटारा कर देती है। जो सक्षम न्यायालय पारित करता है तो अंतिम डिग्री उसका अंतिम डिग्री जो होती है वो उस वाद का अंतिम निर्णय होता है। ठीक है। जब उसके विरुद्ध कोई अपील दायर ना की गई हो और अपील भी मियाद खत्म हो गई हो, कि जो कोई अंतिम डिग्री होती है उसके विरुद्ध कोई अपील दायर ना की गई हो, वही हमारी अंतिम डिग्री होती है। जब वह उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित की गई हो, कि जो हमारी अंतिम डिग्री होती है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित की गई हो तो हमारी अंतिम डिग्री मानी जाती है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसकी ये PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम भी चलाते हैं तो आप इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम का ये हैंडल है, ठीक है, कर्मा सी लॉ, और आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चलाते हैं तो ज़रूर फॉलो करिए, नहीं चलाते तो कोई बात नहीं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई आज्ञप्ति अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम हो सकेगी, उदाहरण देकर समझाइए। अ डिग्री में बी पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल, एक्सप्लेन बाय गिविंग इलस्ट्रेशन। कि क्या कोई आज्ञप्ति प्रारंभिक अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम हो सकती है क्या? आइए समझते हैं। दोस्तों, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 के सब क्लॉज 2 के स्पष्टीकरण में अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम डिग्री के बारे में प्रावधान किया गया है। अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम डिग्री का प्रश्न वहीं उठता है जहां पर न्यायालय ने एक ही डिग्री के माध्यम से 2 प्रश्नों का निर्णय दिया है। उदाहरण के लिए, जहां एक वाद कब्जे और अंतःकालीन लाभ के लिए संस्थित किया गया है तथा न्यायालय ने कब्जे और अंतःकालीन लाभ के लिए डिग्री पारित किया है। ऐसी स्थिति में जहाँ एक कब्जे के संबंध में है डिग्री अंतिम होगी, किंतु अंतःकालीन लाभ के संदर्भ में मात्र प्रारंभिक होगी, क्योंकि अंतःकालीन लाभ की अंतिम डिग्री तब पारित की जा सकती है जब अंतःकालीन लाभ की धनराशि का विनिश्चय जांच के पश्चात कर लिया जाए। देखो इसमें ये बताया गया है, देखो जैसे कि कोई डिग्री पारित की गई, उसमें 2 प्रश्नों का निर्णय दिया गया। ठीक है, एक ही डिग्री में 2 प्रश्नों का निर्णय दिया गया। एक बात है कब्जे से, कि कोई ज़मीन है उसके कब्जे से, और उसके ज़मीन में लाभ के द्वारा। ठीक है, लाभ के लिए कि इनको कब्जा दिया जाए और इसका जो लाभ होगा उसको भी इनको प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, एक ही डिग्री में 2 क्वेश्चन को इन्होंने पारित कर दिया गया। जहाँ कब्जे की बात है तो उसमें अंतिम डिग्री है, लेकिन अगर लाभ की बात है उसमें प्रारंभिक है, क्योंकि लाभ तो अभी निश्चित नहीं है ना कि कितना लाभ हो, क्योंकि जब वो निश्चित हो जाएगा जांच के बाद तब वो अंतिम हो जाएगा। ठीक है, धनराशि निश्चित के पश्चात अंतिम मानी जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे एक डिग्री में 2 प्रश्न का उत्तर दिया गया है। एक प्रश्न लाभ से था और दूसरा प्रश्न कब्जे से था, कि कोई ज़मीन होगी उसके कब्जे के द्वारा। तो कब्जे में वो अंतिम थी। ठीक है, क्योंकि कब्जा आपको मिल गया, लेकिन ये बताया गया कि इनको लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ की धनराशि निश्चित नहीं थी। ठीक है, कि जो लाभ हुआ है इनको प्रोवाइड कराया जाए, लाभ की धनराशि निश्चित नहीं थी, तो इसलिए वो उस स्थान पर प्रारंभिक मानी जाएगी। जब उसकी जांच के बाद निश्चित हो जाएगी कि इनको लाभ इतना दिया जाए, इतना इनको प्रोवाइड कराया जाए, तो अंतिम मानी जाएगी। आप समझ गए होंगे।